नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। अब कुछ देशों का एजेंडा नहीं चल सकता, भारत ने 2 टूक दिया संदेश दुनिया को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए में बोलते हुए कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार हो, आज के हिसाब से बदलाव जरूरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर भारत के पक्ष को साफ शब्दों में रखा है। होगी न्यूज नाइट में उस पर चर्चा। साथ ही देश में 9वें रोजगार मेले में युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र के बाद क्या कहना है युवाओं का, बताएंगे आपको। इसी के साथ पीएम 2 दिन के गुजरात दौरे में कल देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें भी, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने 9वें रोजगार मेले में करीब 51,000 नवनियुक्त युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का एक समर्पित प्रयास। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, G20 के सफल आयोजन ने भारत को दुनिया में दी है एक नई ऊंचाई। पीएम ने G20 से जुड़ी 4 पुस्तकों का भी किया विमोचन। गुजरात के अहमदाबाद में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का अभिनंदन। पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में होंगे शामिल। वहीं छोटा उदयपुर के बुडेली में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत का समर्थक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनाने पर दिया जोर। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ देशों द्वारा एजेंडा तय करने का समय हुआ खत्म। सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। हिंदी फिल्मों की प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा। 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री ने वहीदा रहमान को दी बधाई। और चीन के हांगजू में भारत का स्वर्णिम सफर जारी। घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। भारतीय घुड़सवारी टीम को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कुल पदकों की संख्या हुई 14। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 9वें रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त भर्तियों के लगभग 51,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। पीएम ने इस दौरान नारी शक्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। देश भर से चुने हुए युवा विभिन्न मंत्रालयों और डाक, परमाणु ऊर्जा, राजस्व, उच्च शिक्षा विभागों और रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किए गए हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह मेला एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज के रोजगार मेले में बड़ी संख्या में बेटियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि बेटियां आज स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक नए कीर्तिमान बना रही हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए
नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सुशासन और बेहतर हो, इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस अवधि में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। उन्होंने सभी से नागरिक प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। पीएम ने सभी से अपने कार्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। टेक्नोलॉजी से करप्शन घटा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी घटी है, कंफर्ट बढ़ा है। आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना है। गरीबों की हर जरूरत, सरकार का हर काम टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे और आसान होगा, आपको इस काम के लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं, इनोवेटिव तरीके ढूंढने हैं और उसे आगे भी बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार की योजनाओं ने और भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सरकार की नीतियां नई मानसिकता, निगरानी, मिशन मोड कार्यान्वयन और जन भागीदारी पर आधारित है। 9 वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिले, जिस पर वो काफी खुश नजर आए हैं। देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिसके बाद उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, तो वहीं बिहार में पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में भी 127 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सांसद रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नवनियुक्त कर्मियों को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और बढ़ने जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित रोजगार मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने 130 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उधर चेन्नई में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने 164 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत 10 लाख भारतीयों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं। विशेष रूप से जो नए ऑफिसर्स नियुक्त हुए हैं, आज का कार्यक्रम उनके लिए शासकीय समन्वय का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आज मात्र डाक विभाग नहीं, भारत सरकार के 10 विभिन्न डिपार्टमेंट्स के
समन्वय से आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। रोजगार मेला का 9वां संस्करण आयोजित हुआ है, जिसके माध्यम से 51,000 युवाओं को भारत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। और एक वर्ष में एक लक्ष्य रखा गया कि कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, और उसी के क्रम में आज 9वीं बार पटना में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और 125 लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। अलग अलग स्थानों के ऊपर ये किया गया और 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए। सरकार ने एक वायदा किया था कि 10 लाख नौकरियां वो देगी सरकार की, तो इनको पता चले सबको कि ये नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं और इनका चयन एक पारदर्शी तरीके से हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि आज 9वां रोजगार मेला है और कभी 75,000, कभी 71,000, कभी 50,000 और आज भी देश भर में 51,000 बच्चों को उनका नियुक्ति पत्र मिल रहा है। वही नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। आज प्रधानमंत्री की जो योजना है उनके द्वारा हमको नियुक्ति पत्र मिला है और सर जो भी अपेक्षाएं सरकार की वो सारी अपेक्षाएं पर हम लोग खरे उतरेंगे। हम लोग यही अपने आप को जो भी उनका कर्तव्य है अपना कर्तव्य को पूरा करेंगे। जो युवाओं के लिए जो ये कार्य हो रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, मेक इन इंडिया के, स्पेस डिपार्टमेंट में जो काम हो रहे हैं और जो अलग अलग डिपार्टमेंट में लाखों युवाओं को इस रोजगार मेले के तहत नियुक्ति मिली है और आगे भी मिलने वाली हैं, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। वो जो वादा किए थे देंगे नियुक्ति 10 लाख को, वो 6 लाख हो गई है और कुछ बाकी है वो आगे होगी। युवाओं को रोजगार से जोड़ना केंद्र की मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी कड़ी में देश भर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां देने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर आज हमारा विशेष है रोजगार मेला, विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयंत कृष्णा जी, फॉर्मर सीईओ एनएसडीसी, प्रधानमंत्री स्किल इंडिया मिशन से जुड़े रहे हैं। जयंत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयंत साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी आज कहा, नारी शक्ति की भी बात की उन्होंने, युवतियों को, लड़कियों को जिस तरह से रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं उसकी संख्या पर भी उन्होंने खुशी जाहिर की। आप कैसे देखते हैं विकसित भारत का जो सफर है अमृतकाल में, इस सफर में युवाओं की भागीदारी रोजगार मेले के तहत, एक मिशन मोड के तहत 10 लाख नौकरियां तो दी जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी को भी और मजबूती से शामिल करने का भी एक तरह से मकसद दिखाई देता है इस पूरे रोजगार मेले के तहत। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो आज 50-51 हजार ज्वाइनिंग लेटर्स प्रधानमंत्री ने दिए हैं यूथ को, और इससे पहले भी करीब आज के मिला के करीब 5 लाख मिल चुके हैं और 5 लाख अभी और मिलने हैं अगले कुछ महीनों में 10 लाख के टारगेट के लिए। और ये सरकारी क्षेत्र के जॉब्स हैं। निजी क्षेत्र में तो इस भी बहुत ज्यादा नंबर से में लोगों को अपॉइंटमेंट मिला है, लेकिन ये सारे सरकारी क्षेत्र के जॉब्स हैं। और जो प्रधानमंत्री ने मैसेजिंग करी वो एक अपने आप में बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि आप लोग सिटीजन्स फर्स्ट, ताकि जिन लोगों को हम, जो सरकार है वो सिटीजन्स के सर्विस में होनी चाहिए और हर हमारी जो मंशा हो, हमारा जो एटीट्यूड हो, उसमें उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज काफी होता है, अक्सर हम सुनते हैं कि सरकारी क्षेत्र में शायद वो सर्विस डिलीवरी में थोड़ी सी कहीं स्लैकनेस रहती है। तो ये नए लोग जो रिक्रूट हो रहे हैं, इनको इस तरह की उनकी एक एस्पिरेशन ऐसे बिल्ड करना ये बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सी योजनाएं जो है वो मिशन मोड में चल रही हैं। ये मैसेज अपने आप में बहुत मायने रखती है, बिकॉज सरकारी क्षेत्र में जो ये लोग जाएंगे वो मिशन मोड में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक अलग सा जुनून होता है, एक अलग सा पैशन होता है कि हमें ये काम करना है एक नियमित समय में और एक गुणवत्ता के साथ में। तो उसमें जिस तरह के एटीट्यूड की जरूरत है उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत जोर डाला है।
एक इसमें फेयर नंबर ऑफ जो जॉब एप्लीकेंट्स थे और जिनको जॉब मिली है उसमें महिलाओं की भागीदारी है। उन्होंने नारी शक्ति की बात करी कि किस तरह से नारियां सिर्फ खेलकूद में ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, स्पेस में, डिफेंस में, हर एरिया में किस तरह से नारियां आगे निकल रही हैं। और 2047 तक जो एक डेवलप्ड भारत की बात करी है कि हम अमृत काल में चल रहे हैं, अगले 25 साल नेशन बिल्डिंग को पूरी तरह से समर्पित करने हैं। बिकॉज अगर भारत को देखिए तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन जाएगा 3-4 साल में भारत, लेकिन डेवलप्ड कंट्री बनने में हमें अभी कई माइलस्टोन्स और पूरे करने हैं। हमको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ाना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है। तो आई थिंक ये एक सारी तैयारी की एक रूपरेखा प्रधानमंत्री ने दी है। किस तरह से यूथ टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय को अपने कार्य क्षेत्र में अपनाएं, और टेक्नोलॉजी से जिस तरह से एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है और करप्शन में कमी हुई है, और जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू पब्लिक सर्विस की डिलीवरी होगी उसमें लीकेजेस की कमी होगी। जैन जी, क्या आपको लगता है जब भारत भी एक तरह से विश्व का वो हिस्सा बन गया है जो आज, अगर दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है तो भारत भी उस तरह से उस तेजी से बढ़ रहा है, इनोवेटिव तरीकों से हल ढूंढा जा रहा है, ऐसे में यूथ को इतनी बड़ी संख्या में तमाम उन विभागों में शामिल करना जिन विभागों में जन कल्याणकारी योजनाएं जिनका क्रियान्वयन कर रही हैं, उसमें किस तरह से ये यूथ उस टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेटिव अपने आइडियाज के साथ और ज्यादा जमीन पर उसके असर दिखाई दें, इसके लिए क्या आपको लगता है रोजगार मेले एक सार्थक प्रयास के तौर पर दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय के लिए, एक बड़े बदलाव के तौर पर भी, एक नए माइंडसेट को बदलने में भी? जी हाँ, बिल्कुल। बिकॉज अभी क्या होता था कि इन लोग को एक चिट्ठी या ईमेल के थ्रू या एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ऑफर्स मिल जाते थे, और एक वो कनेक्ट नहीं होता था कि आपको ये सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां मिल रही हैं उसके पीछे मंशा क्या है, आपको किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह से काम करना है, किस तरह से टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना है। तो ये एक अगर, और ये सिर्फ एक ही शहर में नहीं, 46 टाउन्स में ये हुआ है और शहरों में हुआ है, और ये 46 जगहों में कईयों में भारत सरकार के मंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। तो उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस हैं सरकारी क्षेत्र में लोगों से, उसको एक आर्टिकुलेट किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपने जो टेक्नोलॉजी की बात करी, देखिए अभी G20 अभी खत्म हुआ है, और उसमें किस तरह से जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट, जो इसमें भारत ने बाकी इवन डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हुए काफी बड़ी बढ़त हासिल करी है, और काफी किस तरह से प्रधानमंत्री ने आज उसमें रोजगार मेले में तो नहीं, लेकिन किसी और कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात करी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो गई है कि आजकल टेक्नोलॉजी सबको अवेलेबल है। और तो इस तरह से डीपीआई को किस तरह से दिल्ली डिक्लेरेशन में भी शामिल किया गया, कि किस तरह से डीपीआई, और अभी जो अफ्रीकन यूनियन जो G20 में जुड़ा है, उन कंट्रीज में बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज छोटे छोटे कंट्री हैं और कई कंट्रीज डेवलपिंग हैं या गरीब हैं, और उसमें अगर एक टेक्नोलॉजी को डीपीआई को वो अवेल करेंगे तो वो बहुत आगे निकल सकते हैं। वो तो इंटरनेशनल लेवल की बात हुई, और भारत में चाहे वो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या जो भी ई गवर्नेंस के थ्रू बहुत सी सर्विसेज जो चाहे वो आप एक पासपोर्ट सेवा का बात ले लीजिए, पहले पासपोर्ट सेवा में जब टेक्नोलॉजी नहीं डिप्लॉयड थी और पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं खुले थे, तो हम सबको याद होगा कि किस तरह की परेशानी सिटीजन्स को झेलनी पड़ती थी। और आजकल ऐसा लगता है कि आप जब उस क्षेत्र में आप जाएं, उसके अंदर, केंद्र के अंदर, लगता है आप मेहमान हैं, और जिस तरह से आपका स्वागत होता है, जिस तरह से आपको सर्विस मिलती है। तो हर चीज में इनकम टैक्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, जीएसटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत सी ऐसी चीज में इंप्रूवमेंट हुआ है। MCA 21 जो है, जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक एप्लीकेशन है, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े कंट्री में 140 करोड़ लोगों के मुल्क में अगर हमें डेवलप्ड नेशंस के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना है, तो ये सर्विस डिलीवरी ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है सरकारी क्षेत्र में डिलीवर कर पाना। इसमें टेक्नोलॉजी ने रिसेंट पास्ट में काफी बड़ा रोल वो किया है और आगे भी करेगा। और डिजिटल डिवाइड जो होती है, जो एक गरीब और अमीर को और के फासले बढ़ाती है, वो किस तरह से ब्रिज होने की संभावना है और हम किस तरह से ब्रिज कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छी जो प्रधानमंत्री ने और बाकी जो मंत्रीगण अलग अलग शहरों में जाके उन्होंने बोला है, उससे
वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग यूथ को जिनको जॉब्स मिली हैं वो एक बहुत अच्छा कदम है। तो रोजगार मेले सिर्फ रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, बल्कि एक बदलते भारत और कई तमाम और एक तरह से कह सकते हैं जो क्षेत्र है जिसमें भारत बेहतर कर रहा है उसकी भी एक तस्वीर पेश कर रहे हैं। जैन साहब, अंत में आपसे सिर्फ जानना चाहेंगे, देश में रोजगार की एक समस्या आज की नहीं है, ये हमेशा से है। युवाओं की एक ये शिकायत, एक ये समस्या, एक ये चिंता रही है रोजगार को लेकर। लेकिन 2023 में जब भारत इस समस्या का समाधान रोजगार मेले के जरिए करता है, तो क्या आपको लगता है कि आज के टेक्नोलॉजी के इस दौर में, इस बदले हुए दौर में सरकार एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकी है जो युवाओं में एक नया भरोसा पैदा कर रही है कि समस्याओं के समाधान होंगे और नए दौर के समाधान की तरह से होंगे? जी जाहिर है। हमने कोविड के दौरान देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया में जॉब मार्केट को एक हिट मिला था, भारत में भी मिला था। तो उसके बाद जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ, उसके बाद किस तरह से कई मुल्कों ने, भारत ने भी किस तरह से बाउंस बैक किया है जॉब मार्केट में, निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी। ये एक अपने आप में बहुत अच्छी कदम है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की भी जरूरत है कि सिर्फ जॉब मार्केट के दरवाजे ना खटखटाएं, हमें एंटरप्रेन्योर्स भी बनने की जरूरत है। तो बहुत से स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसमें भी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को स्पेस मिली है, जिससे वो लोग। बिल्कुल जैन साहब, उस सोच को बदलने की जरूरत है कि सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नौकरियां कहलाती हैं। आज की तारीख में वो समय बदला है कि नौकरियां या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से आप अपने एक छोटे व्यापार को भी, एक बिजनेस को, एक आइडिया को बिजनेस का रूप दे सकते हैं और उससे और रोजगार भी ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकते हैं। इस तरह की सोच की आज की तारीख में जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पे। और न्यूज नाइट में आगे है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। किन बातों को रखा सबके सामने, दिखाएंगे आपको। न्यूज नाइट के अगले हिस्से में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का 3रा चरण।
मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए G20 शिखर सम्मेलन का जिक्र किया और कहा कि इस सम्मेलन में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो 21वीं सदी की पूरी दिशा को ही बदलने की क्षमता रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 30 दिनों में भारत की कूटनीति नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। साथियों, मेरे साथ चल पड़ो, आओ, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। 25 साल में इस देश को समृद्ध बना करके रहेंगे। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आत्मनिर्भर भारत स्वाभिमान को नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। उस संकल्प को लेकर के चलिए, आइए हम मिलकर के एक समृद्ध भारत का संकल्प पूरा करें। 2047 में हम डेवलप कंट्री होने चाहिए। देश समृद्ध बने, इसका आह्वान पीएम मोदी ने उन युवाओं से किया जिनके कंधे पर देश के भविष्य की नींव है। यह मौका था भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन कार्यक्रम का। पीएम मोदी ने पिछले 30 दिनों के दौरान भारत की उपलब्धियों और सरकार द्वारा किए गए बड़े प्रयासों का जिक्र किया। चंद्रमा पर परचम लहराने से लेकर दिल्ली घोषणा पत्र, भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, सऊदी अरब के साथ व्यापार समझौता, पीएम विश्वकर्मा योजना और नारी शक्ति वंदन विधेयक जैसी बड़ी उपलब्धियों के बारे में पीएम ने अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, उनके लिए अवसरों का पूरा आसमान खुला है। युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है, मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ा सोचे, थिंक बिग। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से 1 अक्टूबर को स्वच्छ अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ ही देश में बने उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील की। अपने जीवन में भी आग्रह करें दोस्तों, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें, उन्हीं प्रोडक्ट को उपयोग करें जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू हो, जिसमें भारत के श्रमिकों के पसीने की महक हो। एक बार मेरे देश में बनी हुई चीजें मैं खरीदना शुरू करूंगा ना, तो आप देखना दोस्तों, हम इतनी तेजी से हमारा उद्योग व्यापार बढ़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश में तेजी से बढ़ रहे निवेश की वजह से रोजगार के ढेरों अवसर युवाओं के लिए पैदा हुए हैं। आप जैसे युवाओं के लिए ये अवसरों का दौर है। साल 2020 के बाद
करीब 5 करोड़ साथी ईपीएफओ पेरोल से जुड़े हैं। इनमें से लगभग 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। पहली फॉर्मल जॉब्स उन्हें मिली है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे युवाओं के लिए फॉर्मल जॉब्स के मौके भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर G20 से जुड़ी 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया। गौरतलब है कि G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल देश के युवाओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी की समझ बनाने और विभिन्न G20 आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम में संपूर्ण देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 1 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले के सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता बेहद सफल रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपनी क्षमताओं को दिखाया है। It was in fact a people's G20. The New Delhi's declaration embodied India's vision for G20. It was extremely important that it embodies India's vision for G20. The pledge made by members mentioned how to empower them to address global challenges, bring prosperity to humanity, and most importantly address many of the concerns of the global South. G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस मौके पर कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र में सभी मुद्दों पर आम सहमति बनी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही ऐसा संभव हो सका। Fully unanimous declaration of G20 has come out, including on the geopolitical issue. That is the Russia-Ukraine issue. We achieved unanimous agreement on that, which even United Nations and United Nations Security Council have not been able to do. India has done that. India has shown that it is the only country in the world which is capable of bringing developing countries, the developed G7 countries, Russia, China, all together on the same table and bring consensus to the table. This has never been possible before. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जन भागीदारी में देश की विविधता दिखाई दी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत में जिस प्रकार G20 का आयोजन हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये जो G20 का समिट भारत ने होस्ट किया, ये एक पहली बार ऐसा हुआ कि 60 शहरों में 220 मीटिंग हुई और सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ। जन भागीदारी, जो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए और आप जैसे यूथ हो या कोई भी पब्लिक का व्यक्ति हो, भारत का नागरिक हो, उन्हें लगा कि G20 हमारा है और G20 के हम एम्बेसडर हैं। पूरा विश्व ये मानता है कि G20 भारत ने जो किया, एक इस तरह का G20 न पहले कभी हुआ, न आगे कभी हो पाएगा। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो
अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी आप यहाँ? हाँ बबुआ हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। चाची कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ देशों द्वारा एजेंडा तय करने का समय अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनाने पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का भारत का दृष्टिकोण महज कुछ देशों के संकीर्ण हितों पर नहीं, बल्कि कई राष्ट्रों की प्रमुख चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि वो दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बातें मान लें। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहते। विदेश मंत्री ने कहा कि जब पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण इतना तीव्र है और उत्तर दक्षिण विभाजन इतना गहरा है, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन भी इस बात की पुष्टि करता है कि कूटनीति और संवाद ही एकमात्र प्रभावी समाधान है। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. Only then can collective efforts on global issues be successful. यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की पहल की वजह से G20 में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली है। ऐसा करके हमने पूरे महाद्वीप को एक आवाज दी, जिसका काफी समय से हक रहा है। With a sense of exceptional responsibility that India took up the presidency of the G20. Our vision of one earth, one family, one future sought to focus on the key concerns of the many, not just the narrow interests of a few. In the words of Prime Minister Narendra Modi,
It was to bridge divides, dismantle barriers, and sow seeds of collaboration that nourish a world where unity prevails over discord and where shared destiny eclipses isolation. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत विविध साझेदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्षता के युग से अब हम विश्व मित्र यानी दुनिया के लिए एक मित्र के युग में विकसित हो गए हैं। ये विभिन्न देशों के साथ जुड़ने और जहां आवश्यक हो हितों में सामंजस्य स्थापित करने की हमारी क्षमता और इच्छा में परिलक्षित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई विषयों पर दुनिया के देशों को स्पष्ट और दो टूक शब्दों में भारत का संदेश दिया। यही हमारा आज का विशेष है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस जयशंकर ने कूटनीति और संवाद ही एकमात्र प्रभावी समाधान है, इसको रखा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए एम्बेसडर विनोद कुमार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। एम्बेसडर विनोद, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, G20 की सफल अध्यक्षता, मतलब उसको सफल इसलिए भी माना जाए जब दुनिया दो बड़े हिस्सों में बटी हुई, ऐसे में भारत ने अध्यक्षता की, एक दिल्ली घोषणा पत्र सफल तरीके से तमाम मुद्दों को शामिल करके निकाला। क्या आज UNGA में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की आवाज में भी वो कूटनीतिक सफलता, वो दम्भ भारत का दिखाई देता है, जब तमाम मसलों पे उन्होंने बहुत दो टूक शब्दों में कहा कि कुछ देश एजेंडा सेट करें, वो वक्त अब गुजर चुका है? ये विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने दो बहुत ही अच्छी बातें कही। पहले तो जो जैसा आपने कहा कि अब वह समय निकल गया जब कुछ देश एजेंडा तय करते हैं और बंद कमरों के पीछे बातें तय हो जाती हैं और बाकी देशों से कहा जाता है कि यह हमारा निर्णय है और आप इसी के अनुरूप चलेंगे। तो अब वह समय समाप्त हो गया है। और दूसरी बात जो उन्होंने अपने भाषण में कही, वह उन्होंने G20 के बारे में कही। जब पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी देशों में एक आपसी सहमति सभी मुद्दों पर रही, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हों या आर्थिक मुद्दे हों जी। और जो ये कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा कहना है कि जो इंडो पैसिफिक के जो उन्होंने कहा कि हमारे लक्ष्य ये है कि सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि सभी देशों के लिए हो। उसी तरह से उन्होंने G20 में भी इसी बात को हमने देखा कि उन्होंने इसको लक्ष्य रखा। और दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई, एक कि ग्लोबल साउथ की आवाज को एक महत्व दिया गया G20 की समिट में, और दूसरे 55 देशों का समूह अफ्रीकन यूनियन, जहां की आर्थिक समस्याएं किसी से छुपी नहीं हुई हैं। बिल्कुल एम्बेसडर विनोद, भारत ने एक पहल की और उस पहल के साथ ही तमाम देशों ने उसका समर्थन किया। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मंच से यह भी बहुत साफ कहा है कि आतंकवाद को लेकर सिलेक्टिव होना अब नहीं चलेगा। और हमने देखा कि भारत ने पिछले कुछ समय में तमाम वैश्विक मंचों पर आतंकवाद को लेकर एक आम सहमति, आम राय कायम की है पूरे विश्व में। विश्व के तमाम देश ये मानते हैं कि सख्ती से आतंकवाद को निपटने की जरूरत है। तो जब डॉक्टर जयशंकर इस मंच से ये कहते हैं कि सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा से नहीं निपटा जा सकता, तो ये संदेश किन देशों को है? जी हाँ, उन्होंने बहुत ही सीधे और मुझे कहना चाहिए कि जिसे कहते हैं सटीक बात कही है कि सख्त अंदाज में उन्होंने कहा जी कि आतंकवाद को कुछ देश ऐसा नहीं कह सकते कि वो पिक एंड चूज वाली नीति नहीं अपना सकते हैं कि यहाँ पर हम आतंकवाद का विरोध करेंगे और यहाँ पर जो कि है हम उतना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए हम नहीं विरोध करेंगे जी। हाँ, उतना मुखर होकर हम नहीं बोलेंगे जी। तो ये जो कि है बात उन्होंने विदेश मंत्री ने बहुत ही सीधे साफ शब्दों में कहना चाहिए कि कही है वहां पर। और मेरा ऐसा विचार है कि जो देश हैं, जो हमारे पड़ोस के देश हैं या दूसरे अन्य देश हैं जिनका की प्रभाव है विश्व में, वह सभी इस बात को सुन करके और उसको समझ करके, और हमें ऐसी आशा करना चाहिए कि शायद उसके अनुरूप आचरण भी करेंगे। जी विनोद जी, बिना नाम लिए डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को रखा है, तो क्या आप मानते हैं कि खासकर वो देश और जिन देशों के साथ एक तरह से आतंकवाद को लेकर भारत ने अपने रुख को भी बहुत स्पष्ट किया है, हाल ही में कनाडा वो एक ऐसा देश है, क्या उन देशों को भी साफ संकेत है कि आतंकवाद एक ऐसी समस्या नहीं है जिस पर आप दो तरीकों से निपट सकते हो? विदेश मंत्री जी ने किसी देश का नाम नहीं लिया जी, और जो कि यह संदेश सभी के लिए है। और जैसा कि अभी हाल के कुछ दिनों में कई अन्य देशों के भी जो हमारे आस पड़ोसी देश हैं और अन्य देशों ने भी कहा है कि कुछ देशों में आतंकवादी जाकर के
छुपते रहे हैं या वहां पनाह लेते रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक तरफ तो वो जो कि है कहते हैं कि पूरा विश्व आतंकवाद के विरोध में खड़ा है, मगर दूसरी तरफ वहीं पर कुछ आतंकवाद के केसेस में वो उतना मुखर नहीं रहते हैं। तो उन्होंने नाम नहीं लिया किसी को, लेकिन संदेश जो कि है वो साफ किया है उन्होंने। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, डॉक्टर एस जयशंकर के पूरे वक्तव्य पे चर्चा करने के लिए। डॉक्टर जयशंकर ने बहुत साफ कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार हो, आज के हिसाब से बदलाव जरूरी है। एक तरह से ये आवाज G20 के तमाम अन्य देशों ने भी इस बात का पुरजोर समर्थन किया भारत का, जो भारत एक लंबे समय से सुरक्षा परिषद में बदलाव की बात कहता आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा पर खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर उन्होंने कहा कि खुशी है कि वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय सिनेमा में उनकी यात्रा ने एक अमिट छाप छोड़ी है। वह प्रतिभा, समर्पण, शालीनता और हमारी सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई विरासत का प्रतीक हैं। उन्हें बधाई। और इसी बधाई संदेश के साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।